हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार आप सभी को। तो अब तक हमने देख लिया है, हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इसमें हमने जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस देखे हमने इसमें, प्लस हमने इसके जो है फर्स्ट चैप्टर के इरिगेशन के मेरिट्स इसमें जो है कवर कर लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। तो हमारा बेसिक मेरिट्स कंप्लीट हो गए थे हमारे। तो आज हम देखेंगे डिमेरिट्स क्या है इरिगेशन के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिमेरिट्स ऑफ इरिगेशन हमारे क्या है। पहले हमने देख लिया मेरिट्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। अब हम देख लेते हैं डिमेरिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है इरिगेशन के। ठीक है, तो सबसे पहला डिमेरिट देख लेते हैं ज़रा। ओवर इरिगेशन में लीड्स टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग क्रॉप ईल्ड। जैसा कि मेरिट में हमने पढ़ा था, जब हम मेरिट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था, आई थिंक सेकंड मेरिट में हमने देखा था इंश्योरिंग ऑप्टिमम ग्रोथ। तो उसमें मैंने एक कर्व बताया था आपको। तो उस कर्व में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम ऑप्टिमम वाटर कंटेंट के ऊपर जैसे ही वाटर प्रोवाइड करते हैं उसको, क्रॉप्स को जैसे हम ऑप्टिमम लेवल के ऊपर वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में भी हमने देखा था कि हमारा जो ईल्ड था वो मैक्सिमम ईल्ड से कम हो गया था। देखा था हमने वहाँ पे, अगर हम वाटर ऑप्टिमम से कम प्रोवाइड कर रहे थे तब तो हो ही रहा था। ठीक है, वो तो पता ही होगा, क्योंकि वाटर फुलफ़िल नहीं हो रहा था। वाटर रिक्वायरमेंट जितनी है क्रॉप की वो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, ऑप्टिमम लेवल तक वाटर हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बट हमने ये भी देखा था कि ऑप्टिमम के बाद जब हमने वाटर प्रोवाइड किया था तो उस केस में भी हमारा जो ग्राफ था वो डिक्रीज़ हो गया था। तो अगर आपको नहीं याद हो तो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये था हमारा क्रॉप यील्ड और ये था हमारा वाटर कंटेंट। तो उस केस में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा मैक्सिमम आ रहा था, यहाँ पे ये हमारा था मैक्सिमम यील्ड, और यहाँ ये वाटर कंटेंट जो था ये हमारा था ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था कि ऑप्टिमम वाटर कंटेंट के जैसे ही हम बाद में गए तो उस केस में भी क्या हो गया था, हमारा यील्ड जो है यहाँ पे डिक्रीज़ होने लग जाएगा। जैसे ही हम सपोज़ यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा जो यील्ड है वो डिक्रीज़ हो गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे हमने वाटर कंटेंट को बढ़ाया ऑप्टिमम लेवल के बाद। तो उस केस में भी देखा हमने यील्ड कम हो गया। ये मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअली जो हमारे क्रॉप्स हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा, तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो सिर्फ हम जो ऑक्सीजन वो लेते हैं, जो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, मींस जो एयर वो लेते हैं बेसिकली। जैसे हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हवा से ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो इसी तरीके से प्लांट्स या फिर क्रॉप्स जो है वो भी, उनको भी एयर की ज़रूरत होती है। तो वो सिर्फ अपनी लीफ से ही नहीं बल्कि अपने रूट से भी वो ऑक्सीजन एयर लेते हैं। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपने यूज़ के लिए रूट से भी लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि पेड़ को जो है उस केस में सपोज़
सपोज ये हमारा क्रॉप है और ये रूट जोन है इसका, तो हम अगर इसको ओवर इरीगेट कर देंगे तो वाटर लॉक्ड सिचुएशन हो जाएगा उस केस में। वाटर लॉक्ड हो जाएगा तो ये पूरा जो है ये सैचुरेटेड हो जाएगा। जो सॉइल है हमारा वो पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब पूरे सॉइल में हमारा जो है पानी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस को ही हम बोलते हैं वाटर लॉक्ड, मतलब पानी का जमा हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना। ठीक है, ये वाटर लॉक्ड हो जाएगा हमारा फील्ड पूरा। तो उस केस में जो है हमारा जो रूट है, क्रॉप्स के जो रूट है, तो इसमें जो है रूट में जो है ऑक्सीजन, हमारा जो है ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाएगी हमारी। ठीक है, O2 ऑक्सीजन सप्लाई जो है हमारा बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो क्रॉप ईल्ड है वो भी कम हो जाएगा। कुछ जो है एयर से, कुछ आई मीन टू से O2 ना लिख के आप लिख दीजिए एयर सप्लाई स्टॉप्ड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी भर गया है रूट जोन में। बट कुछ जो है ये अपने एटमॉस्फेयर से भी जो है एयर ले लेते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना इसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये रूट से भी लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है प्रॉपर ईल्ड नहीं मिल पाएगा, क्रॉप का जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी हम देखेंगे कि हमें मैक्सिमम ईल्ड, जैसे कि यहाँ हमने देखा था मैक्सिमम ईल्ड था, तो जैसी वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे मैक्सिमम ईल्ड नहीं मिलेगा हमें। यही रीज़न है कि जो रूट जोन है वो वाटर लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेट हो जाएगा रूट जोन, जो सॉइल है वो पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा और वहाँ जो है एयर की सप्लाई जो है कट हो जाएगी और वहाँ से रूट से वो एयर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो इसीलिए यही रीज़न है कि जो हम ट्रैक्टर चलाते हैं या हल चलाते हैं अपने फील्ड पे, अपने खेतों में, तो यही रीज़न होता है कि एरेशन करना, रूट को एरेट करना, मीन्स एयर प्रोवाइड करना रूट जोन में, ताकि वहाँ से भी जो है उनके जो रिक्वायरमेंट है वो अपने रूट्स से भी थोड़ा बहुत जो भी एयर है अपने यूज़ के लिए ले सकें। ऊपर से तो लेती हैं प्लस रूट से भी लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये हाँ कुछ एक्सेप्शनल है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे एक्सेप्शनल हो जाएगा इसमें हमारा, मैं रेड से लिख देता हूँ। एक्सेप्शनल क्रॉप्स क्या हो जाएंगी इसमें, जिसमें हमें वाटर लॉक करना ही पड़ता है। तो ऐसे कौन से क्रॉप है, जैसे कि आपने देखा होगा राइस हमारा एक ऐसा क्रॉप है जिसे वाटर लॉक्ड जो है फील्ड ऐसा ही चाहिए, मींस वहाँ उसे ग्रो ही ऐसे करते हैं। पैडी फील्ड अगर आपने देखा होगा, पैडी मतलब राइस ही होता है, जब वो छोटा होता है हम उसे पैडी बोलते हैं। ठीक है, जब फुल ग्रोन हो जाता है हम उसे बोलते हैं राइस। तो पैडी या राइस आपने देखा होगा पैडी फील्ड में या राइस में, पैडी या राइस हम बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल क्या है, पैडी या राइस, या अब मेज़ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, पैडी राइस या फिर हम बोल सकते हैं इसमें मेज़। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शनल क्रॉप्स हैं जिसमें हमें वाटर लॉक्ड फील्ड को करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा डिमेरिट समझ में आ गया। नॉर्मल ओवरऑल क्रॉप्स के लिए अगर हम ओवर इरीगेट कर देंगे तो मे लीड टू दी वाटर लॉगिंग एंड डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डिमेरिट हो गया। ये ग्राफ वहाँ समझाया था, यहाँ पे भी आपको पूरा ग्राफ असल में समझ में आ गया क्यों कम हो जाता है। एयर सप्लाई वहाँ पे कम हो जाती है रूट जोन में, जिससे क्रॉप की यील्ड कम हो जाएगी। मतलब क्रॉप यील्ड होगा लेकिन डिक्रीज़ हो जाएगी, मैक्सिमम यील्ड हमें नहीं मिल पाएगी उस केस में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फर्स्ट डिमेरिट हमारा। और ये हमारे दो एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें हमें जानबूझ के ही ये ग्रो ही ऐसे होते हैं कि इन्हें वाटर लॉक करना पड़ता है। इसमें ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, इनका मेन जो है ऑक्सीजन ये अपने लीफ से ही ले लेते हैं। रूट जोन में इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो राइस और मेज जैसे क्रॉप्स हैं तो ये अपने एयर की रिक्वायरमेंट
लीफ से ही जो है कर लेते हैं। देन तो अब हम देख लेते हैं आगे सेकेंड डिमेरिट क्या हो जाएगा हमारा। सेकेंड डिमेरिट हमारा हो जाता है ओवर इरिगेशन may lead to water borne diseases। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो पानी से जैसे बीमारियां हो जाती हैं, जो अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे तो उससे जो क्या बोलते हैं डिजीज़ होते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, मलेरिया हो गया या फिर डेंगू हो गया। तो लाइक मलेरिया, डेंगू। ठीक है, तो ये हमारा एक डिमेरिट हो गया ये भी कि अगर हम ओवर इरिगेट कर देंगे वाटर लॉक्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे वाटर से जो डिजीज़ होते हैं, वाटर लॉक सिचुएशन में जो उस कंडीशन में जो डिजीज़ होते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो वो डिजीज़ भी हमारा वहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिमेरिट हो गया हमारा। अच्छा हाँ, जो फर्स्ट डिमेरिट में जैसे मैंने एक्सेप्शनल केस बताया था, वो एक्चुअली उसमें एक्सेप्शनल क्रॉप्स जो बताए थे मैंने फर्स्ट उसमें पहले वाले में जो बताया था, मतलब पहले डिमेरिट में जो वाटर लॉक सिचुएशन हो गया था और वो कम हो गया था हमारा ईल्ड, तो उस केस में जो एक्सेप्शनल क्रॉप थे, पहला तो था हमारा, एक था हमारा राइस और पैडी कुछ भी बोल दो। सेकंड हमारा होगा, मैंने बोला था मेज़, ठीक है ना, वो मेज़ नहीं होगा, ठीक है, ये मेज़ नहीं होगा, इसकी जगह जो है जूट है। वो मैंने गलती से आपको मेज़ बता दिया था, तो वो आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज़। तो वो जूट है, जूट और राइस जो है ऐसे क्रॉप्स हैं एग्जांपल कि जिसमें वाटर लॉक्ड हमें फील्ड को करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्लीज़ आप ठीक कर लीजिएगा, वो गलती से मैंने आपको मेज़ बता दिया है, अब जूट लिख लीजिए उसे। ठीक है, तो ये सेकंड डिमेरिट हमने देख लिया, इसमें क्या है। देन समझ में आ गया आपको, इजी है ये तो। देन थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा जैसे कि हमने ओवर इरिगेट कर दिया अपने फील्ड को, तो अगर वाटर लॉक्ड उस केस में भी हो जाएगा, ज़्यादा हम इरिगेट कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं अपने क्रॉप को, तो वो भी जो है इनफिल्ट्रेट हो जाएगा पानी के साथ। मींस पानी के साथ वो भी ग्राउंड वाटर टेबल पे, मतलब सीपेज होके, थ्रू सॉइल सीपेज होके वो भी ग्राउंड वाटर टेबल पे जाके मिल जाएगा और अपने ग्राउंड वाटर को भी वो पॉल्यूट कर देगा, देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि इसमें जो होगा विद इरिगेशन वाटर, हम लिख सकते हैं विद इरिगेशन वाटर नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन सॉइल। ये कहाँ से आएगा प्रेजेंट इन सॉइल, ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि हम जो देंगे प्लांट्स को, जो हम क्या देते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हम देते हैं। विद इरिगेशन वाटर नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन सॉइल, मतलब जो फर्टिलाइज़र होगा, फर्टिलाइजर से जो हम देंगे उसमें जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है वो सॉइल में जाएगा।
नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल will get and mixed with ग्राउंड वाटर टेबल। ये आप देख लीजिए कि विद इरिगेशन वाटर नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन सॉइल, जो हम फर्टिलाइज़र देंगे तो उस केस में जो नाइट्रेट्स होगा उसमें विल गेट इनफिल्ट्रेट थ्रू सॉइल, वो भी इरिगेशन वाटर के साथ, वाटर जैसे इनफिल्ट्रेट होता है तो उसी के साथ डिज़ोल्व होकर हमारे जो नाइट्रेट्स हैं तो वो भी इरिगेशन वाटर के साथ इनफिल्ट्रेट हो जाएंगे सॉइल में, सॉइल के थ्रू, एंड मिक्सड विद ग्राउंड वाटर टेबल, और ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिक्स हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल पॉल्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें लिख देंगे एंड पोल्यूट आवर ग्राउंड वाटर, ठीक है, एंड पोल्यूट आवर ग्राउंड वाटर टेबल, तो और हमारे ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट कर देता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया हमारा थर्ड डिमेरिट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें ओवर इरिगेशन, असल में देखा जाए तो ये ओवर इरिगेशन के नुकसान है। अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करेंगे तो हम ये डिमेरिट्स को भी ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, डिमेरिट्स को भी। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे हमारे, इतने ही डिमेरिट्स हैं, बट इनको भी अगर हम ध्यान रखें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा था डिमेरिट्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। हमारे डिमेरिट्स ख़त्म होता है यहाँ पे, मेरिट्स भी हमने पहले देख लिया था, और ये हमारा डिमेरिट्स कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो हमारा वहाँ पे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ख़त्म होता है। अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ इरिगेशन। तो ये देख लेते हैं हमारा टाइप ऑफ इरिगेशन क्या क्या होता है। टाइप ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं ज़रा। टाइप ऑफ इरिगेशन हमारा ऐसे समझ लीजिए, एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, उससे आप इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें पहला आ जाएगा, पहला टाइप हो जाएगा सरफेस इरिगेशन। और सेकंड हो जाएगा हमारा सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। सरफेस एंड देन सब सरफेस, ये हमारा एक टाइप हो गया, एंड सेकंड टाइप हो गया सब सरफेस इरिगेशन। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये बताता हूँ मैं सरफेस और सब सरफेस क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सरफेस इरिगेशन के भी टाइप होते हैं। सरफेस इरिगेशन का टाइप हो जाएगा, इसमें भी दो टाइप होते हैं आपके। एक हो जाएगा फ्लो, एंड सेकंड इसमें हो जाएगा सरफेस में ही लिफ्ट। लिफ्ट इरिगेशन एंड फ्लो इरिगेशन। इधर सब सरफेस में भी हमारे सब टाइप हो जाएगा। सब टाइप इसमें हमारा हो जाएगा, सब सरफेस में हमारा होता है नेचुरल, एंड ये हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल।
नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, ये भी बताऊंगा। एंड फर्दर ये हमारे फ्लो इरिगेशन के भी टाइप्स आ जाते हैं यहाँ पे। फ्लो इरिगेशन में भी टाइप आ जाएगा हमारा पेरिनियल, पेरिनियल या हम बोल देते हैं फ्लड, और हम बोल देते हैं इनंडेंट। फ्लड और इनंडेंट इरिगेशन ये भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट यहाँ तैयार हो जाता है। अब देखिए ज़रा कि टाइप ऑफ इरिगेशन में देखा हमने सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। सर नाम से ही पता चल रहा है सरफेस, इसको आप कैसे ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सरफेस इरिगेशन जिसमें आपको वाटर दिख जाए, ठीक है, अगर वाटर फ्लो होते हुए आपको सरफेस के ऊपर दिखे तो वो हम बोलेंगे, वो केस हो जाएगा हमारा सरफेस इरिगेशन का। कैन सी, इसे मैं ब्रैकेट में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैन सी वाटर। याद रखने के लिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं रेड पेन से अपने नोट्स में। और इसमें सब सरफेस इरिगेशन में आपको वाटर फ्लो होते हुए दिखेगा नहीं इसमें आपको, ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे कांट सी। ये जो है सरफेस के बिलो, मतलब बीनीथ द सरफेस जो है सॉइल के नीचे से ही आपका जो है वाटर फ्लो होता है इसमें सब सरफेस में। ये आगे देखेंगे क्या होता है इसमें। तो समझ में आ गया सरफेस एंड सब सरफेस। इसमें आपको वाटर अगर फ्लो होते दिखेगा तो वो केस हो जाएगा, वो कौन सा टाइप हो जाएगा, वो टाइप हो जाएगा सरफेस इरिगेशन का। और हाँ, अब इसमें देखिए सरफेस इरिगेशन में ही आपको देखने को मिलेगा फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन, फ्लो कहाँ होता है, पानी फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, मतलब पानी अगर नेचुरली आप देखें तो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, वो फ्लो होता है हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेचुरली अब देखने को मिलता है हाई टू लो पानी जो है हमारा फ्लो होता है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि फ्लो जो होगा हाई टू लो वाटर अगर फ्लो होता है तो उसको हम बोलेंगे फ्लो इरिगेशन। तो इसमें आप याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, वाटर फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। याद रखने के लिए जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे याद रख सकते हैं। लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट करना है आपको पानी को। आपके घरों में भी जो पानी है, आप टैंक, स्टोरेज टैंक जो होता है आपके घरों में, तो उससे भी आप पानी को लिफ्ट करते हैं। तो वो कैसे हम लिफ्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पम्प्स, ठीक है। तो पम्प्स की हेल्प से हम लिफ्ट करते हैं। तो ऐसे ही लिफ्ट इरिगेशन कौन सा होगा, इसमें हम पम्प्स वगैरह यूज़ करेंगे तो पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। तो इसमें वाटर फ्लो फ्रॉम लो टू हाई, इसमें वाटर कैसे फ्लो हो जाएगा, लो से लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वाटर फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। देखा आपने यहाँ पे, समझ में आ गया। ये जस्ट याद करने के लिए और काफ़ी इजी रहेगा इससे, जो ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं तो इससे काफ़ी इजी रहेगा आपको याद करना। और रेड पेन से ऐसे लिख लीजिए आप, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए तो इजीली आपको देखते ही चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें भी फ्लो में भी ऐसे ही होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पेरिनियल। पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। इसमें आप लिख लीजिए वाटर अवेलेबल थ्रू आउट ईयर,
ठीक है, इसमें जो पानी है आपका पूरे साल अवेलेबल रहता है, थ्रू आउट द ईयर। तो ये पेरिनियल हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे इरिगेशन जिसमें जो है फ्लो इरिगेशन जैसे समझ में आ रहा है, हाई टू लो, जैसे रिवर्स का केस आ गया। रिवर्स हमारी कैसे हैं, हाई से लो की तरफ आती हैं। तो उसमें भी जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, पेरिनियल रिवर्स आपको बताए थे, उसमें पेरिनियल रिवर क्या होता है। ठीक है, और फ्लड सिचुएशन में क्या हो जाता है, फ्लड में हर टाइम पानी नहीं रहता है, लेकिन कुछ सीजन्स में जो है बारिश के टाइम पे वहाँ पे जो है फ्लड आ जाता है। तो फ्लड क्या है, जहाँ हर टाइम पानी नहीं रहता है, लेकिन पर्टिकुलर सीज़न में किसी सीज़न में वहाँ पे पानी आ जाता है। मीन्स वाटर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। वाटर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ईजी है, काफ़ी ईजी है ये टाइप ऑफ इरिगेशन पता लगाना कैसे क्या है। अब देख लीजिए ज़रा, सब सरफेस में हमने जैसे बताया था, ये आप नहीं देख सकते, ये मतलब सॉइल के बीनीथ, मतलब सॉइल के नीचे से ही पानी फ्लो होता है इसमें। तो इसमें नेचुरल वे भी है, आर्टिफिशियल वे भी है। नेचुरल वे क्या है, जो नेचुरली अकर होता है प्लांट्स, फॉरेस्ट में पानी तो देने जाता नहीं है हम उन्हें, तो वो पानी कहाँ से लेते हैं, वाटर कहाँ से वो अपने यूज़ के लिए लेते हैं, वो सब सरफेस से ही, मतलब मिट्टी के नीचे से ही जो है वो अपना वाटर जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं अपना। तो वो नेचुरली हो गया। आर्टिफिशियली हम देखेंगे इसमें, मैं बता देता हूँ। आर्टिफिशियली हम देते हैं ड्रिप, ड्रिप्स की हेल्प से, वो बताऊँगा, मेथड में आ जाएगा ये हमारा ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन जो होता है हमारा आर्टिफिशियली होता है, मतलब हम प्रोवाइड करते हैं वाटर क्रॉप्स को, और वो कैसा होता है, सब सरफेस इरिगेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना, ड्रिप इरिगेशन जो होता है हमारा सब सरफेस इरिगेशन होता है। ठीक है, और नेचुरली प्लांट्स ग्राउंड वाटर से जो अपना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, तो वो नेचुरली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरली आप लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ये नेचुरली जो प्लांट्स अपने नॉर्मल लाइफ में जो यूज जैसे लेते हैं, जैसे अपना वाटर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं, तो ये वो नेचुरल वे है। और आर्टिफिशियल वे क्या है, जैसे एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन, ये हम आगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन में पढ़ेंगे। तो वो ड्रिप इरिगेशन कैसा, किस टाइप का इरिगेशन, अगर कोई पूछेगा ड्रिप इरिगेशन किस टाइप का इरिगेशन है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो इस केस में हमें वाटर जो है फ्लो होते हुए सरफेस के ऊपर नहीं दिखता है, तो वो इसलिए सब सरफेस इरिगेशन है। तो यहाँ पे ही आप देख लीजिए पूरा हमारा टाइप ऑफ इरिगेशन, ये हमारा टाइप ऑफ इरिगेशन है, ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट को अच्छे से बनाइए, इसमें आपको याद रहेगा। हाँ, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में, इसके ऊपर भी आ जाता है, फ्लड या इनंडेशन। फ्लड या इनंडेशन किस टाइप के इरिगेशन में आता है, किस टाइप के इरिगेशन में आ जाता है। फ्लड इनंडेशन पहले आ जाएगा आपका फ्लो में। ठीक है, फ्लो किस में आ जाता है, सरफेस में, सरफेस इरिगेशन में। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये आपका रिवर्स है, नेचुरली आपका जो है ये सारे कैसे हैं, ये रिवर्स के फॉर्म में है। जो फ्लो है ये आप देख सकते हैं, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गए, तो ये उस केस में आ जाएगा। ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन जहाँ वाटर नीचे अवेलेबल होता है, जैसे ग्राउंड वाटर पे अवेलेबल हुआ, तो पंप्स के थ्रू या किसी भी और मशीन्स के थ्रू हम जो है वाटर को प्रोवाइड करते हैं अपने क्रॉप्स को, तो वो हो जाएगा लिफ्ट इरिगेशन में। तो ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए, याद रखिएगा। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके गेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लस ईएस के क्वेश्चंस में भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। गेट में भी आते हैं, ईएस में भी आते हैं। और जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम मेरे को इसलिए और लगा क्योंकि उसको आपको डिटेल एक एक चीज़ बतानी पड़ी मेरे को। बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उनमें से भी था। हालांकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन मैंने डिटेल में टाइम इसलिए दिया आपको कि समझ में आ जाए इजीली। और
जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस वैसे मिल जाएंगे। और थोड़ा समझने के लिए भी इसलिए मैंने थोड़ा इन डेप्थ आपको थोड़ा बताया, टाइम लिया मैंने इसलिए, ठीक है। तो ये आपका टाइप ऑफ इरिगेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम आगे, टाइप ऑफ इरिगेशन ख़त्म हो गया, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा, मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें वेरियस मेथड है, हो सकता है हम इसे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है वो हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे काफ़ी बार, काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं इससे, मेथड ऑफ इरिगेशन से, तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसे, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। इसे मेथड ऑफ इरिगेशन को हम बोलते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं टेक्निक। टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ हम बोल देंगे टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इरिगेशन का मेथड क्या होता है? मेथड असल में कुछ नहीं, जस्ट मेथड हम बोल देते हैं किस तरीके से हम जो है क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम फील्ड में वाटर सप्लाई दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन, या हम बोल देंगे टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहला टेक्निक क्या है हम देख लेते हैं। पहले किस तरीके से हम दे सकते हैं, तो सबसे आपने नॉर्मली हर जगह ये यूज़ होता है, देखा होगा। तो पहला जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला आपने देखा होगा, हम बोलते हैं इसे फ्री बोलते हैं, ऑर्डिनरी बोलते हैं, वाइल्ड बोलते हैं। फ्री बोलते हैं, ऑर्डिनरी बोलते हैं एंड वाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इरिगेशन का फर्स्ट मेथड होता है हमारा, फ्री, ऑर्डिनरी या फिर वाइल्ड। वाइल्ड हम इरिगेशन, वाइल्ड फ्लडिंग भी बोल। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है फ्री बोल देते हैं, फ्री फ्लडिंग या फिर ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फिर वाइल्ड फ्लडिंग। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें हम क्या कर देते हैं, फ्लडिंग कर देते हैं, मतलब जस्ट नॉर्मली वाटर हम ऐसे ही सप्लाई कर देते हैं फील्ड को विदाउट कंट्रोलिंग इट्स मूवमेंट ऑफ वाटर। हम जो है इसमें जैसे ही हम सप्लाई कर देंगे फील्ड पे, तो उसके बाद हम वाटर को कंट्रोल नहीं करते हैं इसमें किसी भी मीन्स से, मतलब किसी भी तरीके से हम वाटर को कंट्रोल नहीं करते इसमें, ठीक है। फ्रीली मूव करने के लिए देते हैं वाटर को इसमें। तो ये हमारा जो है, ये ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट्स इसमें। हाँ, इसमें पहले ये देख लीजिए कैसे हो जाता है। सपोज़ ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है सपोज़, तो इसमें क्या करते हैं हम फील्ड में, पहले सप्लाई डिच हम डिग करते हैं, मतलब यहाँ से एक नाली सी बना देंगे हम जहाँ से पानी फ्लो होगा, फिर वहाँ से हम पूरे फील्ड में जो है वाटर सप्लाई कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं सप्लाई डिच। तो यहाँ से जो हमारा फील्ड हो जाएगा या फील्ड के आसपास हम जो है यहाँ पे, ये हमारा सप्लाई डिच हो जाता है। तो यहाँ से पानी असल में फ़्लो होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऐसे याद रख दीजिए, ये हो गया हमारा सप्लाई डिच। जैसे नाली सी बना देते हैं ना, वहाँ मिट्टी को खोद के, हमारे आपने देखा होगा नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं, हम नॉर्मली छोटे फील्ड्स में जो है ये इस टाइप का इरिगेशन यूज़ करते हैं। क्यों? इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं यूज़ करना है, जस्ट जो हम पानी सप्लाई करेंगे तो हम फील्ड के
अलोंग जो है, फील्ड के अलोंग एक सप्लाई डिच वाटर सप्लाई डिच, क्या सप्लाई करना है हम इसमें? वाटर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वाटर, ऐसा वाटर इसमें पूरे में भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये वाटर आपका फील्ड में आ जाएगा, तो इस पे ये जो है फिर यहाँ धीरे धीरे पूरे फील्ड में यहाँ से फैल जाता है। आया समझ में आपको? तो ये बिल्कुल इजी टाइप है हमारा, इजी जो है बिल्कुल इजी तरीका है हमारा इरिगेट करने का हमारे फील्ड को। बट इसमें क्या है, ये किस टाइप ऑफ फील्ड के लिए है? क्या आप बहुत बड़े फील्ड में ये जो मेथड है यूज़ कर सकते हैं? अगर बहुत एरिया आपका बहुत ज़्यादा है फील्ड का, तो ये मेथड हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। वो एफिशिएंट वे नहीं होगा, ठीक है, वो एफिशिएंट तरीका नहीं होगा हमारे क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करने का। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा एप्लीकेबल फॉर स्मॉल फील्ड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्लड, ऑर्डिनरी या वाइल्ड जो है वाइल्ड फ्लडिंग, ये हमारे किस फील्ड के लिए अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा स्मॉल फील्ड के लिए, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द लार्जर साइज ऑफ फील्ड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंपल है। ये था हमारा फर्स्ट, ऑर्डिनरी या वाइल्ड फ्लडिंग, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल फील्ड्स। और इसमें वाटर सप्लाई होने के बाद हमारा कोई कंट्रोल हम नहीं करते इसमें। और ये हम किस टाइप के क्रॉप में यूज़ करते हैं ज़्यादातर? ये हम यूज़ करते हैं जैसे छोटे छोटे फील्ड्स में, और जैसे आपने पैडी या राइस देखा होगा, तो ये ज़्यादातर वाइल्ड फ्लडिंग हम करते हैं राइस में। राइस या पैडी फील्ड में आपने देखा होगा, या राइस फील्ड में देखा होगा आपने, हम ज़्यादातर फ्री फ्लडिंग हम यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है, छोटे छोटे फील्ड्स में। बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उस केस में भी हम यूज़ नहीं करेंगे, फील्ड का साइज़ अगर ज़्यादा होता है उसमें। सेकेंड हम देख लेते हैं, सेकेंड मेथड हमारा आ जाएगा, फर्स्ट देख लिया, अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आ जाएगा हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम में भी आता है ये। सेकेंड न्यूमेरिकल्स है इसमें, आप ध्यान दीजिए थोड़ा। सेकेंड हमारा हो जाएगा बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। ठीक है, सेकंड हमारा हो जाता है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें देखा था, मैं दोबारा बना देता हूँ, छोटा सा आप ध्यान रखिए। ये फील्ड हो गया हमारा, ये हमारा सप्लाई डिच हो गया, यहाँ से हमारा पानी ऐसे आता है, फिर पूरे फील्ड में अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फ्लो होके अपने आप ही चला जाता है हर एक कॉर्नर तक जहाँ फील्ड छोटा है। अगर फील्ड बड़ा हुआ तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। तो ये क्या होता है, अगर बहुत बड़ा फील्ड हुआ, मतलब एक डायमेंशन, अगर एक डायमेंशन आपका बहुत बड़ा है फील्ड का, तो उस केस में जो है हम बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं। तो एक डायमेंशन मतलब सपोज़ कि आपका लेंथ बहुत ज़्यादा है फील्ड का और विड्थ आपका इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द फील्ड, तो उस केस में जो है हम बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं। ये आपका जो है सपोज़ टोटल फील्ड है, आपका फील्ड का एरिया ये इतना है, इसमें लेंथ जो है, लेंथ आपका ज़्यादा है विड्थ के कंपैरिजन में। तो इस केस में भी हम जो है पहले अपने फील्ड के अलोंग सप्लाई डिच
हम डिग कर लेंगे, ठीक है, जहाँ से पानी बह के जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें हमने नॉर्मली पानी सप्लाई कर दिया था, ऑटोमेटिकली पानी फ्लो होके चला गया। लेकिन इस केस में जो इसका लेंथ है इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि वहाँ तक पूरा फील्ड को वो इरिगेट कर सके। ये इस केस में जो है लेंथ, रेड पेन से मैं बता देता हूँ आपको, जो लेंथ होता है बेसिकली, लेंथ हमारा हो जाता है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन जहाँ यूज़ करते हैं, फील्ड का लेंथ हो जाता है हमारा अराउंड 200 से लेके 400 मीटर। ठीक है, यहाँ तक है। जो लेंथ होता है आपका 200 से लेके 400 मीटर तक का अगर फील्ड लेंथ हुआ, इतना लंबा लेंथ हुआ, तो उस केस में हम वाइल्ड इरिगेशन, वाइल्ड फ्लडिंग जो है उसके हेल्प से इरिगेशन हम नहीं कर सकते हैं उस फील्ड में अपने। ठीक है, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है, पानी डिस्ट्रीब्यूट होने में हो सकता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही ना हो, या पूरा एंड तक जो है इस एंड तक ना पहुंच पाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, और इसमें जो ये वाला विड्थ हो जाएगा आपका, विड्थ आपका इसमें नॉर्मली हो जाता है 15 मीटर 20 मीटर ऐसे हो जाता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू द लेंथ, विड्थ हमारा बहुत कम होता है। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 15-20, मतलब कंपेयर टू द लेंथ हमारा विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। 50 भी हो जाएगा तब भी बहुत कम है, क्योंकि 200-400 मीटर आपका जो है लेंथ है, अबाउट हाफ एन किलोमीटर आपका फील्ड है। तो उस केस में हम बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन यूज़ करेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या करते हैं हम इसमें जो है हम अपने फील्ड को जो है ऐसे डिवाइड कर देते हैं, मतलब उसके भी सेक्शंस बना देते हैं, स्ट्रिप बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ ये बॉर्डर्स। हम ये बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बॉर्डर, जो इस पूरे फील्ड को इस स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए हम बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। तो ये हमारे पूरा फील्ड था पहले, और ये हमारा हो गया स्ट्रिप। दूसरे कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया एंड ये हो गया, ये हमारा हो गया स्ट्रिप। ये हमारे हो गए स्ट्रिप्स, और ये हमारा हो गया, ओ सॉरी, ये हमारा हो गया बॉर्डर। एंड ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे स्ट्रिप्स हो गए। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रिप्स। ठीक है, बॉर्डर हम जो आपने देखा होगा फील्ड में, अगर बहुत बड़ा फील्ड है तो उसमें हम जो है छोटी छोटी क्या बोलते हैं उन्हें, क्यारियाँ बोलते हैं आई थिंक, तो वो हम बॉर्डर्स तो बना देते हैं हम उसे बोलते हैं लेवीज़। ठीक है, लेवीज़ बोलते हैं हम उसको, जो बॉर्डर बना देते हैं, जैसे मिट्टी से आप देखते होंगे क्यारिया टाइप बना देते हैं, तो वो हम बोलते हैं, उनको ही बोलते हैं लेवीज़। यहाँ मैं बना के भी दिखा देता हूँ, आपको याद रहेगा कि सपोज़ ये फील्ड है आपका,
तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक से ही बता देता हूँ, यहाँ पे हम जो है जैसे मिट्टी का ढेर बना देते हैं इस केस में। तो यही हमारा हो जाता है, क्या होता है ये लेवीज़। हम अपने पूरे फील्ड को ऐसे लेवीज़ के हेल्प से हम जो है डिवाइड कर देते हैं स्ट्रिप्स में। लेवीज़ क्या हो गया, यही हो गया, ये लेवीज़ हमने बोल दिया, ये मैंने लाइन से शो किया है। असल में क्या हो जाएगा, उसमें पूरे फील्ड में जो है मिट्टी का ऐसे लाइन बना देंगे हम, लेवीज़ बोलते हैं उसको हम। तो ऐसे ढेर बना के हम उसे पूरे फील्ड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में। आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये था हमारा बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। तो ये किस केस में एप्लीकेबल होगा, मतलब हम किस केस में इसे अडॉप्ट करेंगे इस मेथड को, जहाँ पे फील्ड का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स विड्थ। तो इस केस में हम जो है वाटर सप्लाई कैसे करेंगे, वाटर सप्लाई हम सेपरेटली सबको देंगे। यहाँ हमने डिवाइड कर रखा है, यहाँ से पानी इधर नहीं जाएगा, सप्लाई डिच से पानी हम सीधा ऐसे इस बॉर्डर पे, ये जो हमारा स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में सप्लाई करेंगे, इस स्ट्रिप में करेंगे, इस स्ट्रिप में करेंगे। तो इस स्ट्रिप का पानी इधर नहीं आएगा, ना ही इसका इधर आएगा, ठीक है। मतलब ये स्ट्रिप का पानी सीधा ऐसा ही फ्लो होता रहेगा। और स्ट्रिप की हम जो विड्थ है, जैसे लेंथ तो जो होगा, जो फील्ड का लेंथ है वही आपके स्ट्रिप का लेंथ होगा, और विड्थ जो हो जाएगा, मतलब जो ये है आपका विड्थ, ये आपका जो विड्थ है, ये विड्थ हमारा हो जाता है अबाउट 3 to 5 मीटर्स हम ले लेते हैं, ठीक है। विड्थ जो है हम स्ट्रिप की 3 to 5 मीटर विड्थ ले लेते हैं, और लेंथ तो जितना फील्ड का लेंथ होगा उतना ही हम टोटल स्ट्रिप का लेंथ रखते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको? ये केस और ये केस में डिफरेंस समझ में आया आपको? इस केस में फील्ड साइज़ बहुत छोटा था, इस केस में फील्ड का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था एज़ कम्पेयर टू इट्स विड्थ। तो उस केस में हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ लेवीज़। लेवीज़ क्या होते हैं, वही मिट्टी से हम जो है ढेर लगा के ऐसे क्यारियाँ बना देते हैं जो अपने फील्ड में, उन्हें ही हम लेवीज़ बोलते हैं। वही हमने बोल दिया बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर हमने एक बना दिया, लाइन खींच दी है, बॉर्डर बना दिया है। तो उस केस में जो हमने अपने फील्ड को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर्स। तो इसलिए इस जो मेथड का नाम है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन है। आया आपको समझ में? चलिए अब इसका ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है हमारा बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, तो यही एक टॉपिक है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। तो देख लेते हैं ज़रा न्यूमेरिकल किस बेसिस पे पूछे जाते हैं और कैसे हम उसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है।